हेलो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हमने क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट किया था, जिसके सेकंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके पार्ट 1 में। ये इसका पार्ट 2 है। इसमें भी बचे हुए जो टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। आप पार्ट 1 को भी ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसे छोड़ के ना आए। तो इसमें से आपके एक क्वेश्चन बन सकते हैं, वो ये है प्रथम खाड़ी युद्ध पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। जो प्रथम खाड़ी युद्ध है वो 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 तक चला। युद्ध के कुछ कारण थे, तो क्या थे, उसकी पृष्ठभूमि और उसके कारण भी जानेंगे हम इसमें। जो इराक है ना, उसका ना ईरान से युद्ध हुआ था। कब हुआ था? सन 1980 से 88 में, जिसके कारण उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो इराक ने क्या किया, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुवैत और सऊदी अरब से कर्ज ले लिया। अब इराक ने ये कर्ज माफ़ करने के लिए कुवैत और सऊदी अरब पे दबाव बनाया, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं थी, तो वो ऋण चुकाने में कहीं ना कहीं असमर्थ महसूस कर रहा था। लेकिन इन दोनों देशों ने ना ऐसा माफ़ करने से मना कर दिया, बोला ना जी ना, आपको ये चुकाना ही पड़ेगा। अब थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं हम प्रथम खाड़ी युद्ध की। तो उसके लिए आप ओपेक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ओपेक एक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का ग्रुप था, जिसमें 13 देश थे। इसके सदस्य जो देश हैं उनमें हैं सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी और कांगो। तो क्या हुआ, जो अमेरिका है ना, अमेरिका ने ना कुवैत को उकसाया और कहा कि तुम ज़्यादा तेल उत्पादन करो। अब क्या हुआ, कुवैत ने ऐसा ही किया, उसने ज़्यादा तेल उत्पादन करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, जब उसने ज़्यादा तेल उत्पादन किया, उनके दामों को कम कर दिया। अब इससे जो इराक है उसको क्या हुआ, उसको हानि होने लगी, क्योंकि देखो लोग सामान कहाँ से खरीदेंगे, जहाँ उन्हें सस्ता मिलेगा। अब इराक ने क्या बोला, इसे इराक ने आर्थिक युद्ध का नाम दे दिया। तो वर्ष 1990 में जुलाई के महीने में प्रारंभ में ही इराक ने कुवैत में सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। अब ये धमकी क्यों दे रहा था? देखो, जो ओपेक है उसमें जो सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों में ओपेक का एक रूल है, उसमें एक लिमिट तय कर दी जाती है कि ये सदस्य देश केवल इतना ही पेट्रोल उत्पादन कर सकते हैं। वो एक रूल है, और जो कुवैत ने तोड़ दिया, उससे बाहर जाके उसने ज़्यादा तेल उत्पादन किया। तो जिसके कारण इराक उसे धमकी दे रहा था कि ऐसा मत करो। इसके अलावा इराक ने ये भी कहा कि वो तेल चोरी भी कर रहा है, ऐसे भी बहुत आरोप लगाए। तो इराक ने अपने 30,000 सैनिकों को कुवैत की सीमा पे भेज दिया, डराने धमकाने के लिए। अब 31 जुलाई को जेद्दा में इराक और कुवैत के बीच एक बातचीत हुई, एक वार्ता हुई, जो असफल हो गई, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 2 अगस्त 1990 को इराक कुवैत पे हमला कर देता है। अब वो हमला उसने एकदम अचानक किया, जिससे कि कुवैत को संभलने का भी मौका नहीं मिला, और जस्ट 12 घंटे के अंदर अंदर उसने पूरे इराक ने पूरे कुवैत पे कब्ज़ा कर लिया। अब क्या हुआ, जो कुवैत है, कुवैत से इराकी सेना को हटाने के लिए अब इराक पे दबाव बनाया जा रहा था। और ये दबाव बना कौन रहा था? अमेरिका बना रहा था। तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश ने घोषणा की कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए एक मिशन शुरू करेगा, और इस मिशन को नाम दिया उसने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। अमेरिका ने अपने सैन्य बलों को, वायुसेना को सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए भेजा। अब 29 अगस्त सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें इराकी आर्मी को कुवैत से निकालने के लिए 15 जनवरी सन 1991 तक का समय दिया गया। अब क्या हुआ ना, अमेरिका इस बात को लेके यूएनओ तक चला गया। तो यूएनओ ने पहले एक चेतावनी दी कि आप 29 अगस्त 1990 में ये चेतावनी दी कि आप 15 जनवरी 1991 तक अपनी सेना को कुवैत से हटा दीजिए। लेकिन इराक नहीं माना। सद्दाम हुसैन था उस समय वहाँ पे, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, जी नहीं, हम नहीं हटाएंगे। तो अमेरिका ने 34 देशों का एक संगठन बनाया, जिसने कि
इराक से युद्ध होने की स्थिति में समर्थन देने की बात कर दी। अब क्या हुआ, 16 जनवरी 1991 को गठबंधन ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत को चिन्हित करते हुए एक बड़े पैमाने पर हवाई मिशन शुरू किया। पहले उन्होंने उसको चेतावनी दी, वो नहीं माना। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं मानोगे तो युद्ध हो जाएगा, वो फिर भी नहीं माना। तो फिर अब आक्रमण तो होना ही था, कहीं ना कहीं युद्ध की शुरुआत तो होनी थी। तो हवाई बमबारी की गई उस पर और उसे बहुत नुकसान पहुंचाया गया। इराकी कार्रवाई के कारण गठबंधन को 1 लाख से अधिक छंटनी में केवल 75 विमानों का नुकसान हुआ और अगले 6 हफ्तों में इराक के बुनियादी ढांचे और उसकी सेना को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, जिससे ज़मीनी आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हो गया। यानी कि अब ज़मीनी लड़ाई होनी शुरू हो गई। फिर ज़मीनी लड़ाई हुई और पूरे इराक को हरा दिया गया अब, और कुवैत को खाली करवा दिया गया। इसके अलावा जो आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है बर्लिन की दीवार। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है बर्लिन की दीवार क्यों बनाई गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1954 से 1960 के दौरान पूर्वी जर्मनी के बहुत से महत्वपूर्ण लोग पश्चिमी जर्मनी में चले गए। इस प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए सन 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया। बर्लिन की दीवार बनने के कारण थे पूर्वी जर्मनी था उसमें जो शिक्षा है वो बिल्कुल मुफ्त दी जाती थी, लेकिन पश्चिमी जर्मनी में ऐसा नहीं था। तो क्या करते थे लोग, शिक्षा पे खर्च करना पड़ता था अगर वहाँ रहते थे, तो इस कारण वो शिक्षा पे खर्च ना करना पड़े पश्चिमी जर्मनी से पूर्वी जर्मनी में जाते थे, वहाँ से शिक्षा ग्रहण करते थे और नौकरी के लिए वापस पश्चिमी जर्मनी में लौट जाते थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवसायी प्रतिदिन जब जर्मनी का जो विभाजन हुआ तो सैकड़ों कारीगर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और व्यवसायी प्रतिदिन पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिमी बर्लिन में जाने लगे। जितने लोगों ने पश्चिमी जर्मनी के लिए पलायन किया उनको अच्छी शिक्षा पूर्वी जर्मनी से मिली, लेकिन काम करने के लिए पश्चिमी जर्मनी में चले गए। तो अब इस प्रतिभा पलायन को रोकना भी तो था। इसके अलावा यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि जो लोग पूर्वी जर्मनी को छोड़ना चाहते थे उनके लिए पश्चिमी बर्लिन में आकर वो पश्चिमी बर्लिन में आते थे और वहाँ से विमान द्वारा पश्चिमी जर्मनी में जाना उनके लिए बहुत ईजी हो जाता था। इसके अलावा सन 1950 और 1960 के दशक के शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देश बर्लिन को पूर्वी ब्लॉक की जासूसी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। तब इससे क्या हो रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था किसको, पूर्वी बर्लिन को। तो अब क्या हुआ, ऐसे हालातों में पूर्वी जर्मनी को इस पलायन को और इस जासूसी को कुछ ना कुछ करके रोकना तो था ही। इन्हीं सब वजहों से परेशान होकर पूर्वी जर्मनी की समाजवादी सरकार ने 12 और 13 अगस्त 1961 की रात को पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन की सीमा को बंद कर दिया गया और दीवार का निर्माण कर दिया गया। अब बर्लिन की ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। तो बर्लिन की दीवार सन 1961 में बनी और सन 1979 तक 1989 में से गिरा दिया गया 89। तो बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा बर्लिन की दीवार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजवाद और पूंजीवाद व्यवस्था को बांटने का भी प्रतीक थी। इसके अलावा कहीं ना कहीं पश्चिमी जर्मनी से पूर्वी जर्मनी में जो जासूसी कराई जा रही थी उसको रोकने का प्रतीक भी थी। और यह दीवार पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी में होने वाले पलायन को रोकने का प्रतीक भी थी। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि कैसे क्या था। 9 नवंबर सन 1989 को धूल में मिलने वाली बर्लिन की दीवार जब तक थी तब तक उसने न केवल शहर को 2 हिस्सों में बांटे रखा बल्कि आर्थिक लिहाज से 2 दुनिया में बांटे रखा। दोनों मुल्कों से मिलने से ठीक पहले सन 1990 में क्या हालात थे, एक नज़र आप डाल सकते हैं। देखिए, ये है आपका पूर्वी जर्मनी और जो बड़ा इलाका है वो है आपका पश्चिमी जर्मनी। अगर आधिकारिक नाम देखें तो जो पूर्वी जर्मनी का आधिकारिक नाम था वो था
जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जो पश्चिमी जर्मनी है उसका आधिकारिक नाम था फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। अगर सरकार की बात करें तो पूर्वी जर्मनी में कम्युनिस्ट तानाशाही थी और पश्चिमी जर्मनी में फेडरल रिपब्लिक थी। और राजधानी की बात करें तो पूर्वी जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन और पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी बॉन। अगर बात करें आबादी की तो आबादी की दृष्टि में भी पूर्वी जर्मनी में कम लोग थे, 1.6 करोड़, जबकि पश्चिमी जर्मनी में ज़्यादा लोग थे, 6.2 करोड़, क्योंकि उसका हिस्सा भी बड़ा था भाई। अब अगर जीडीपी की बात करें तो पूर्वी जर्मनी की जीडीपी पश्चिमी जर्मनी की जीडीपी से बहुत कम थी। इसके अलावा अगर आयात या निर्यात की बात करें तो आयात और निर्यात की स्थिति भी कुछ खास नहीं थी, पूर्वी जर्मनी इसमें भी बहुत पिछड़ा हुआ था। तो ये थी आपकी बर्लिन की दीवार। आपके सेकेंड चैप्टर से यही टॉपिक बन सकते हैं, इसके अलावा टॉपिक बनने की संभावना है नहीं। आप इन दोनों वीडियोस को अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहे जीके बैंक और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।